गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार देख लीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? एक बार अभी कुछ स्टूडेंट कनेक्ट कर रहे हैं, कैमरा थोड़ा सेट कर लिया जाए। तो अभी हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में 20 मार्च 2025 के बाद का करंट अफेयर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो नए बच्चे आज से कनेक्ट हुए होंगे। 20 मार्च तक का करंट अफेयर हम कर चुके थे। उसके आगे का डाटा मार्च, अप्रैल, मई, अभी जो हम सीरीज कर रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई 2025 करंट अफेयर सीरीज, जो आपके कोर्स पड़े हुए हैं फोल्डर में, जीके एंड करंट अफेयर जो पड़ा हुआ है उसमें 20 मार्च तक का ऑलरेडी है। अच्छा, बार बार क्वेरी पूछ रहे हैं जीके करंट अफेयर कैसे करना है, बार बार पूछ रहे हैं और मैं कितनी बार बता चुका हूं। जो आपका एक फोल्डर है जीके करंट अफेयर एंड इकोनॉमी, आरोहन पर सबके कोर्स में ये फोल्डर पड़ा हुआ है जीके करंट अफेयर एंड इकोनॉमी के नाम से। 57 के अराउंड लेक्चर्स इसमें हो चुके हैं। नंबर देखकर मत घबराइए, इसमें जीके भी है, इकोनॉमी भी है और करंट अफेयर तकरीबन 1.5 साल का। तो इतने लेक्चर कोई बहुत ज्यादा नहीं, और इसमें भी लगातार हम नए करंट अफेयर के लेक्चर ऐड करते चल रहे हैं, तो लेक्चर तो बढ़ेंगे ही। जीके भी है, इकोनॉमी भी है, करंट अफेयर भी है, तीनों है। तो सीक्वेंस में कवर करते चलना है, अपने आप सारा कुछ समझ में आता जाएगा। अब अगर जीके नहीं करेंगे, स्टैटिक डाटा नहीं पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर समझ में कैसे आएगा? ठीक है, बैकग्राउंड तो पढ़ने पड़ेंगे, तभी करंट अफेयर आसान लगेगा। तो 57 के अराउंड लेक्चर है, आज का लेक्चर 58 नंबर है, आपके कोर्स में ही एड ऑन होते चल रहा है। और ये जो मैंने जीके करंट अफेयर इकोनॉमी कराया है, ये कब का है? 2023 में पढ़ाया है कि 24 में पढ़ाया है? ये अभी 25 सितंबर 2025 को 2024 को 25 सितंबर 2024 को ही कराया है। ये जो 57 लेक्चर्स में बोल रहा हूँ जीके करंट अफेयर इकोनॉमी, ये 25 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ है। आप अपने कोर्स में फोल्डर के ऊपर हेडिंग देखोगे, लिखा भी होगा 25 सितंबर 2024 को। ये कोई पुराने लेक्चर नहीं है 23-24 वगैरह के। तो 25 सितंबर 2024 को शुरू किया था, जिसमें जीके, इकोनॉमी, करंट अफेयर 20 सितंबर तक का, 20 मार्च तक का हो चुका था। अभी मैंने फिर आगे का डाटा जो 20 मार्च के बाद का लेक्चर 1 पिछली क्लास में हो चुका 2 तारीख को, 2 मई को। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई 2025 करंट अफेयर सीरीज में जो हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं 2 मई 2025, आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो 3 महीने का जो डाटा एड ऑन होना है, जून में जो पेपर आपके हैं मई तक का पूछा जाएगा। जून में जो पेपर होने हैं 10 मई तक का हमारे लिए मतलब का है अभी, तो वहां तक का हमें कवर करना है। पार्ट 1 करा चुका हूं, पार्ट 2 अब हम डिस्कस करेंगे। नई इंफॉर्मेशन जो आई है अभी, देखो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी जो पूछे जाएंगे। एक टॉपिक देखो, ये है इंडिया में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। अब मैंने पहले भी इसके बारे में कई बार चर्चा की है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं इसके बारे में। 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज, क्या मतलब है इस बात का? देखो पहले समझ लो इसका मीनिंग क्या है। 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज का क्या मतलब है? पॉलिटी भी हमने जब पढ़ाया था तब भी चर्चा की थी, जीके में भी पढ़ाया हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह का क्या मतलब है। लैंग्वेज का जिक्र हमारे संविधान में भी कुछ जगह पे है। जैसे संविधान का आर्टिकल 343, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ये है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसमें भी स्पेसिफिक लिखा हुआ है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आर्टिकल 343 संविधान का ये कहता है कि नेशनल लैंग्वेज तो नहीं, पर हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई। ठीक, ऑफिशियल का मतलब है राजकीय भाषा।
तो नेशनल लैंग्वेज तो हमारी कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लैंग्वेज का और कहाँ जिक्र है? संविधान का शेड्यूल नंबर 8, संविधान का शेड्यूल नंबर 8 यहां पर भी दी हैं भाषाएं। कितनी? 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं दी हुई हैं, जिसमें नेपाली एकमात्र फॉरेन लैंग्वेज है। नेपाली इज द ओनली फॉरेन लैंग्वेज, एकमात्र विदेशी भाषा है नेपाली। क्या इन 22 भाषाओं में शेड्यूल 8 में हिंदी भी है? यस। क्या 22 भाषाओं में हिंदी भी लिखी है? बिल्कुल लिखी है। अंतिम 4 भाषाएं शेड्यूल 8 में जो कुछ साल पहले जोड़ी गई थी, लास्ट की 4 इसमें जोड़ी गई थी, 18 भाषाएं थी, अंतिम की 4 जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। तो ये 22 भाषाएं जो हैं, अंतिम की 4 इसमें ये जुड़ी थी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। तो मैं बताना चाह रहा हूं भाषा का जिक्र कहां कहां पर। संविधान का आर्टिकल 343 हिंदी को बताता है, देवनागरी स्क्रिप्ट में ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है। और कहां पर जिक्र है लैंग्वेज का? संविधान में 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल में 8 नंबर शेड्यूल को अगर पढ़ोगे तो यहां दी है भाषाएं। टोटल 22 लैंग्वेज लिखी हैं, जिसमें नेपाली एकमात्र फॉरेन लैंग्वेज है। क्या हिंदी का यहां मेंशन है? यस, हिंदी भी मेंशन है। लास्ट 4 जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। ये तो भाषाओं का जिक्र हुआ। क्लासिकल लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। क्लासिकल लैंग्वेज यहां पर भी लिखी हुई है, पर क्लासिकल का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज एक विशिष्ट दर्जा मिलना, वो किस बात का, क्या मतलब है उस बात का? देखो, पहले समझ लो फिर अभी लिखना, नोट्स में लिखा है हालांकि, पहले समझ लो पॉइंट को। क्लासिकल लैंग्वेज सबसे पहले ये दर्जा दिया गया था तमिल को 2004। क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब यहां पर थोड़ी अलग बात है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, संस्कृति मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यही स्टैब्लिश करता है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ग्रुप, भाषा के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी एक टीम, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाते हैं, और ये किसी लैंग्वेज को बताते हैं कि वो क्लासिकल लैंग्वेज होगी या नहीं होगी। भाषा, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही स्टैब्लिश करता है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ग्रुप को। ये नॉलेजेबल लोग हैं जिनको भाषा वगैरह की जानकारी हो। कोई क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसी को दिया जाए कि ना दिया जाए, क्या पैरामीटर लिए जाएंगे। तो क्लासिकल लैंग्वेज, देखो क्लासिकल लैंग्वेज का पहले जो पैरामीटर लिया जाता था शुरू में, वो ये देखते थे कि ओरिजिनल लैंग्वेज है कि नहीं। ओरिजिनल मतलब किसी और भाषा की ब्रांच तो नहीं है, किसी और भाषा से ये ओरिजिन तो नहीं हुआ, ये अपने आप में ओरिजिनल है कि नहीं। और कैसे पता चलेगा? क्या इस भाषा में लिखे हुए टेक्स्ट, लिटरेचर बहुत पुराने अवेलेबल हैं कि नहीं। क्या 1500-2000 साल पुराने भी ओरिजिनल इसमें वर्क है या नहीं। ये सब क्राइटेरिया शुरू में लिए जाते थे किसी को क्लासिकल लैंग्वेज बताने के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता था कि ओरिजिनल लैंग्वेज होनी चाहिए, 1500-2000 साल पुरानी कोई स्क्रिप्ट वगैरह उसमें अवेलेबल है कि नहीं, तब उसको ओरिजिनल मानेंगे। वो एक भाषा से ही निकली कोई दूसरी भाषा होगी, तब उसको क्लासिकल लैंग्वेज नहीं कहेंगे। तो इस बेसिस पे 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था अलग अलग समय पर। सबसे पहले तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में, फिर संस्कृत है, इसके अलावा और 4 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। अब मैं शेड्यूल 8 की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं, क्लासिकल ओरिजिनल भाषाएं जो इंडिया में रही लंबे समय से। अब मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, और सबसे लास्ट में शामिल हुई थी उड़िया, 2014 के आसपास सबसे लास्ट में उड़िया। तो ये 6 ही भाषाएं क्लासिकल थी। अभी क्या हुआ, पिछले साल मीटिंग की गई और वो जो क्राइटेरिया था कि बिल्कुल ओरिजिनल लैंग्वेज होना चाहिए, वो थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया।
तो जो एक्सपर्ट्स कमेटी थी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि वो जो ओरिजिनल क्राइटेरिया थे, क्योंकि और भी भाषाओं को लेकर डिमांड उठ रही थी कि इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। भाई कई राज्यों में भाषा का देखो बड़ा वो है ना, और जैसे महाराष्ट्र में मराठी को लेकर, बंगाल में बंगाली को लेकर, तो इस तरह से कुछ भाषाओं को लेकर और भी डिमांड हो रही थी कि क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा दिया जाए। तो जो क्राइटेरिया था पहले क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, और मॉडिफिकेशन करके 5 और भाषाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं। 5 और भाषाएं अभी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दी गई हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 5 और भाषाओं में जैसे कि मराठी और बंगाली की डिमांड लंबे समय से थी, मराठी बंगाली ये 2 भाषाएं इंक्लूडिंग, तो 5 भाषाएं अभी और क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड हो गई हैं। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज भारत में हो गई संख्या 11। अभी कुछ समझ आया या नहीं आया? तो भाषाओं का जिक्र संविधान में कई जगह, आर्टिकल 343 में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल 8 में भाषाएं दी हैं, यस। उसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम बात कर लें। क्लासिकल का मतलब ओरिजिनल लैंग्वेजेस जो बोरो नहीं की गई, कॉपी पेस्ट नहीं की गई। शुरू में यही क्राइटेरिया हुआ करता था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये ग्रुप होता है जो तय करता है कोई लैंग्वेज क्लासिकल होगी या नहीं होगी। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। तो अभी तक 6 भाषाएं क्लासिकल थी, 5 और को जोड़ा गया, पर 5 और जो ऐड की गई हैं वो क्राइटेरिया को चेंज करके, क्योंकि अगर पुराने ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखते जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा टफ था, तो उसके अकॉर्डिंग इनको शायद शामिल ना कर पाते। तो राज्यों की डिमांड थी और भाषाओं को जोड़ा जाए, तो 5 लैंग्वेज जो है उनको और शामिल किया गया। क्या हम ये बात समझ पाए या नहीं? क्लासिकल लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? जैसे तमिल बहुत पुराना संगम लिटरेचर वगैरह अवेलेबल है, संस्कृत में बहुत पुराना वर्क अवेलेबल है, तो इतनी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी ये, 1500-2000 साल पुराने भी चीजें मिल जाती हैं इनमें, ठीक। तो ये पुराना क्राइटेरिया जो था ना क्लासिकल लैंग्वेज को, टफ था, पर और भाषाओं को शामिल करना था, तो क्राइटेरिया को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, थोड़ा उसको आसान कर दिया, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो ये मैंने भाषा के बारे में अलग से कुछ पॉइंट बताए। पॉलिटी पढ़ रखे हो तो पता है, अगर किसी को ऐड करना है तो नोट कर ले, कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर ले कि भाषा का जिक्र आर्टिकल 343 में भी लैंग्वेज का जिक्र है, जहां हिंदी को बताया गया है कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल नहीं। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की। पॉलिटी के अंदर पढ़ा है, जीके में ही पढ़ा है। शेड्यूल 8 में भी भाषाएं लिखी हैं, 22 भाषाएं, नेपाली एकमात्र फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी भी शामिल है। लास्ट में 4 बहुत पहले ऐड हुई थी, अभी जल्दी की नहीं है ये, जो लास्ट 4 जोड़ी गई थी वो भी पहले, अब काफी टाइम हो गया इनको भी जोड़े हुए, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। पर इसके अलावा मैंने बात की क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल का मतलब ओरिजिनल भाषाएं, जो कॉपी पेस्ट नहीं थी, अपने आप में ओरिजिनल, उनमें जो वर्क है, भाषा का जो काम है, 1500-2000 साल पुराना वर्क भी अवेलेबल है। तो ये क्राइटेरिया हुआ करता था क्लासिकल लैंग्वेज को बनाने का, जिसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया बाद में, ठीक। अगर ये कहीं कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट तो लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट लिखा है। आगे बढ़े, एक बार देख लो, कुछ नोट करना है नोट करो, फिर आगे बढ़े। ध्यान से सुनते जाइए सारी चीजें। और ये क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछेगा ये। यूपीएससी के तो चांस ज्यादा होते हैं, पर और भी एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कोई लिख रहा है? आगे बढ़े भाई। वेट करना हो तो वेट वर्ड लिख दिया करिए, कोई लिख रहा हो तो वेट वर्ड लिख दिया करिए। तो भाषाओं की चर्चा कहां कहां, ये हमने बताया। ऐसे ही क्लासिकल डांस सुनते हो आप। क्लासिकल डांस का मतलब भी क्या होता है? ओरिजिनल डांस फॉर्म, जो कॉपी पेस्ट नहीं, ओरिजिनल। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, है ना, ये सब क्लासिकल डांस में आ जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस। न्यू क्राइटेरिया बता रहा हूं दिग्विजय, पहले ये आगे तो बढ़े, अभी नोट कर रहे हैं कुछ लोग। जो लिख रहा है वो लिख ले, तब तो आगे बताऊं। हो गया दीपक? आगे बढ़े। देखो, तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया, ये 6 पहले थी, अभी 5 और ऐड हो गई हैं। और ये कौन सा ग्रुप डिसाइड करता है कि कोई लैंग्वेज
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, दिख ही रहा है एक्सपर्ट लोग हैं। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, भाषा के जानकार लोग। ये ग्रुप बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट डाल देगा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ग्रुप एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही आता है जो भाषा का एक्सपर्ट ग्रुप। ये किसी लैंग्वेज को तय करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब देखो, अब आ जाओ कंटेंट पे। जो हमने करंट अफेयर का बोला, अब इस पे आ जाओ। करंट का टॉपिक क्या है? इंडिया की 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस 2024 में जिनको जोड़ा गया है, 2024 में जोड़ी गई हैं। अब करंट का क्वेश्चन है ये भाषाओं, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है। देखो, मराठी बंगाली, लंबे समय से डिमांड उठ रही थी। मराठी बंगाली 2 तो ये हो गई। तीसरी हो गई पाली भाषा। बुद्धिज्म का ज्यादातर वर्क आपको पाली भाषा में मिलता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर अगर देखोगे, ज्यादातर काम पाली भाषा में। हिस्ट्री में मैंने कई बार पढ़ाया है इसके बारे में। असमी भाषा, ठीक। और एक है प्राकृत। प्राकृत जो है वो संस्कृत का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म। संस्कृत से कई भाषाएं निकली थी, संस्कृत को ही मॉडिफाई कर करके कई भाषाएं निकली थी जिनको हम प्राकृत भाषाएं कहते हैं। तो प्राकृत, असमी, पाली, बंगाली, मराठी, ये 5 अभी जोड़ी गई हैं। तो सवाल क्या हुआ, सर आपने जो क्लासिकल लैंग्वेज बताई थी, क्वेश्चन आएगा अभी 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज जो जोड़ी गई हैं उनको बताइए कौन कौन सी हैं। मराठी, पाली, असमी, बंगाली, प्राकृत। कोई कोड बना लो इसका, कोई कोड बना लीजिए। 5 नाम का कोई कोड बना सकते हो, कोड बना के याद कर सकते हैं। तो मराठी, बंगाली, पाली, असमी और प्राकृत, ये 5 भाषाएं भी जोड़ी गई हैं। इनसे पहले जो लास्ट भाषा जोड़ी गई थी 2014 में, उड़िया थी। इससे पहले जो अंतिम भाषा को जगह मिली थी, उड़िया, 2014 में जोड़ी गई थी। बस इतना ध्यान रखना। सबसे पहली कौन सी थी? अगला सवाल ये है, पूछ लेगा पहली संस्कृत थी कि तमिल थी? तमिल सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी, तमिल। 2004 में इसको जगह दी गई थी। सबसे पहली तमिल थी, संस्कृत उसके बाद थी। शुरू की 2 तमिल, फिर संस्कृत। क्लियर है? स्टार्टिंग की तमिल थी, फिर संस्कृत थी। तो पहली याद रखनी है और लेटेस्ट याद रखनी है। पहले कौन सी थी और अभी कौन सी है, बस ये क्वेश्चन है। आगे बढ़े। अब क्राइटेरिया वगैरह की बात आती है। देखो, अक्टूबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने निर्णय दिया कि 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस दिया जाए, जोड़ा जाए। मराठी और बंगाली को भी इंक्लूड कर लिया गया। पहले ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन चाहिए होता था। पहले क्या मांगते थे? पुराना क्राइटेरिया था कि ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होना चाहिए हर भाषा में। 1500-2000 साल पुराना डाटा कुछ होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को ड्रॉप कर दिया गया। ये कॉम्प्लिकेटेड था। इसी बेसिस पे कुछ नई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बना पा रहे थे, तो ये ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन जो था, इस क्राइटेरिया को ड्रॉप किया गया। पहले ये क्राइटेरिया था, इसलिए कुछ भाषाएं शामिल नहीं हो पाती थी। अब फिर ध्यान से पढ़ो। इन अक्टूबर 2024 यूनियन कैबिनेट ने निर्णय किया 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी जाएंगी। और एक क्राइटेरिया, जो पुराना क्राइटेरिया चला आ रहा था कि ओरिजिनल लिटरेरी वर्क उस भाषा में होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को ड्रॉप किया गया। इसके बाद 5 भाषाओं को जगह मिली। तो ये जो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क वाला क्लॉज है, ये 2004 में लाया गया था। तमिल वगैरह जो ऐड किया गया था, तमिल, संस्कृत, ये सब जब जोड़ी गई थी, उस समय ये क्राइटेरिया ओरिजिनली लिटरेरी वर्क वाला था। इस क्राइटेरिया को 2024 में ड्रॉप किया है। ये क्राइटेरिया जो ओरिजिनली लिटरेरी वर्क होना चाहिए, ये चला आ रहा था। और इस बेसिस पर केवल 6 भाषाओं को जगह मिल पाई, उड़िया तक। इस क्राइटेरिया को 2024 में चेंज कर दिया गया और नई 5 भाषाओं को जगह मिल पाई। पॉइंट समझ आया या नहीं? तो पुरानी भाषाएं जो थी ओरिजिनली वर्क वगैरह क्राइटेरिया हुआ करता था, जो अब चेंज कर दिया गया और 5 नई भाषाओं को जगह दी गई। अब ये पढ़ो, 2005 क्राइटेरिया के हिसाब से क्या क्राइटेरिया हुआ करता था? कोई भाषा को क्लासिकल होने के लिए, देखो, ए लैंग्वेज मस्ट हैव हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट। 1500-2000 साल पुराना भी कोई रिकॉर्डेड डाटा मिलता हो उस भाषा का, उस भाषा के संदर्भ में कुछ जानकारी मिलती हो। वैल्यूएबल हेरिटेज स्पीकर, उस भाषा के बोलने वाले भी बचे हों, बताने वाले हेरिटेज वगैरह के बारे में। लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होना चाहिए।
बोरोड नहीं होना चाहिए, किसी भाषा से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया हुआ करते थे पहले। अब इस क्राइटेरिया को चेंज करके थोड़ा सा लिबरल डाइल्यूट कर दिया गया। तो पुराना जो क्राइटेरिया था वो ये था, इतना साल पुराना वर्क, ओरिजिनल, कॉपी पेस्ट नहीं, उस भाषा के बोलने वाले पुराने लोग, ऐसे क्राइटेरिया बने हुए थे जिनको अभी हाल ही में डाइल्यूट कर दिया गया। ठीक, ये देखो। तो हावेवर क्लासिकल स्टेटस की डिमांड और भाषाओं की आ रही थी, जिस वजह से जुलाई 2025 में ये क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया। जुलाई 25 2024, 25 जुलाई 2024 को 25 जुलाई 2024 को क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया, थोड़ा सिंपल कर दिया। जुलाई 25 2024 में क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया गया और इसके तहत, रिवाइज क्राइटेरिया के तहत कैबिनेट ने 5 भाषाओं को मंजूरी दी है, मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। क्राइटेरिया को रिवाइज करके फिर इन 5 भाषाओं को मंजूरी दी गई। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो ये तय करती है क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह है कि नहीं, जो एलिजिबिलिटी तय करती है, तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के अंदर कई लोग होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गृह मंत्रालय के लोग होंगे, कल्चर मंत्रालय के लोग होंगे, भाषा के एक्सपर्ट लोग होंगे, साहित्य अकादमी जो संस्था है उसका एक्सपर्ट होगा यहाँ पर। तो कई सारे मेंबर को मिलाकर बनती है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर लो, ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये नोट कर लो। ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ये होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। अरे अखिलेश, कई सारे राज्यों में अपनी भाषा को लेके वो प्राइड वाली फीलिंग है ना, कोई कहता हम पुराने, कोई कहता हमारी सिविलाइजेशन पुरानी, कोई कहता हम और पुराने थे। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी दे रहा है, क्लासिकल लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी दे रहा है, आपके एंशिएंट कल्चर को भी बता रहा है। वो एक प्राइड की फीलिंग है। भाषा के ऊपर देख लो कितने राज्यों में इशू चल रहा है। ठीक, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एक ये क्वेश्चन बनता है इस पर। तो पूरी कहानी में सवाल क्या है, सवाल 2 ही 3 है। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी है भारत में, 11, 6 पहले थी, 5 अब बन गई। क्राइटेरिया को थोड़ा बदल दिया गया है। कौन तय करता है, ये कमेटी तय करती है। ये कमेटी किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बस 3-4 पॉइंट जो है यही क्वेश्चन है इसमें। क्या समझ पाए या नहीं? और क्वेश्चन अगर बने, पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन थी, तमिल। लेटेस्ट कौन सी है, ये 5। खत्म हो गई बात। भाई समझ पाए कि नहीं? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपका यह भी अगले महीने ही किसी पेपर में आएगा। वेव समिट अगले महीने किसी पेपर में आने वाला है। ये वेव समिट 2025। देखो करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि रिलेवेंट चीज पढ़ाई जाए, गार्बेज नहीं। और इसीलिए इसमें टाइम भी लगता है। अब आपको लगता है कि मान लो एक क्लास में 8-10 पेज की पीडीएफ होती है, उसको बनाने में समय बहुत लगता है, क्योंकि उसमें पहले टीचर को ही ये जरूरत है, ये अपने अनुभव से वो समझे क्या एग्जाम के मतलब का है और क्या इररिलेवेंट है, क्या गार्बेज है। नहीं तो अगर आप करंट अफेयर नेट पे सर्च करने बैठ जाओ, इतना डाटा है कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या जरूरी क्या गैर जरूरी। और 90% गार्बेज है। केवल 10% टॉपिक सेलेक्ट करके निकालना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक, जो एग्जाम के मतलब का है। तो टू द पॉइंट हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आलतू फालतू नहीं। वेव समिट आरआरबी में आया था, ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया हुआ है। इस तरह की एक समिट मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी, पर ये थोड़ी अलग टाइप की है। नाम इसका वेव्स ही है, थोड़ी अलग टाइप की। भारत में पहली बार ये हुई, पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया। पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। एक सवाल तो हो गया, वेव समिट का आयोजन जो अभी हुआ, एक तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय उसके अंतर्गत है, ये सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये लिखा है। अगर किसी को छोटा दिख रहा है फॉन्ट, मैं बोल दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। वेव समिट आयोजन हुआ जिसका फुल फॉर्म
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। और क्या थीम थी? कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्री, कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज। सोमेंद्र कह रहे हैं साउंड कम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है क्या? बाकी लोग बताएं जरा, साउंड कम आ रहा है क्या? एक स्टूडेंट ने लिखा है, बाकी लोग बताएं। सोमेंद्र आपके एंड से है कि मेरे एंड से प्रॉब्लम है? कंफर्म तो कर लूं एक बार। आपके एंड से कम आ रहा है कि मेरे एंड से कम आ रहा है? अपने एंड पे एक बार चेक करिए, रिफ्रेश करिए इसको, वॉल्यूम चेक करो। भाई सब लोग ग्रुप में कह रहे हैं ठीक आ रहा है साउंड, अपने एंड पे चेक करिए। तो वेव समिट, भाई देखो करंट में फायदा यही है ना, जो मैं खुद बैठ के पीडीएफ बना रहा हूं तो उसमें काम की चीजें आलतू फालतू नहीं करना है हमें, जो एग्जाम के मतलब का उस पर ध्यान दें। इसलिए हर बार क्या कहते हो सर, करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधे सीधे क्लास से आ जाते हैं। वो इसीलिए बन पाता है क्योंकि बैठ के छाटना पड़ता है इसमें, इसलिए समय लगता है। तो करंट क्लास जितनी है काफी होगी, कोई एनुअल मैगजीन और यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना, जितना कराया जा रहा है काफी है, इतना ही कर लो बहुत है। कुछ लोग मैसेज करते हैं सर करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ लूं यूट्यूब पे, जरूरत ही नहीं है, आपके कोर्स में इतने लेक्चर पड़े हुए हैं, उतना ही कोई कर ले बहुत है। जीके भी, करंट अफेयर भी, इकोनॉमी भी। इकोनॉमी थोड़ा कम है, इकोनॉमी और एग्जाम में आप कहोगे सर इकोनॉमी पीसीएस के लिए काम चल जाएगा क्या? नहीं, बेसिक इकोनॉमी है, इकोनॉमी उतना कम है, जीके करंट अफेयर बहुत है उसमें, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं इस बात को। तो वेव समिट 2025, अभी कई लोग इसमें, मीडिया वाले, फिल्म स्टार, कंटेंट क्रिएटर, कई सारे लोग गए थे, कई लोगों ने स्पीच दी है, इसीलिए बड़ा चर्चा में रहा। कई बड़े बड़े लोगों ने स्पीच दिया था, बहुत चर्चा में रहा ये। तो वेव समिट 2025 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व ये। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बता दीजिए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। फिर अगला सवाल आएगा, इसका आयोजन हुआ कहां पर है? इसका आयोजन हुआ है मुंबई, जियो कन्वेंशन सेंटर जो है मुंबई में, मई में आयोजन हुआ, 1 से 4 मई के बीच। अगला आएगा वेन्यू, कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। अब आ जाओ भाई क्या टॉपिक है। पीएम मोदी ने इंडिया में पहली बार आयोजन हुआ है, पीएम मोदी ने इंडिया का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव, इसको शॉर्ट में बोलेंगे, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया 1 मई 2025 को। बहुत बड़ी ऑडियंस को उन्होंने एड्रेस किया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कंटेंट क्रिएटर, कई सारे लोग शामिल हुए। 4 दिन ये चला, 90 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 10,000 लोग शामिल हुए, मतलब बड़ा आयोजन था। 4 दिन ये कार्यक्रम चला, 90 देशों के लोग, 10,000 डेलीगेट यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। अब इसमें सवाल क्या बनता है, वेव की फुल फॉर्म, कहां पर हुआ? इंडिया ने पहली बार आयोजन किया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, काम खत्म। अगली बात, द समिट सक्सेसफुली ब्रॉट टुगेदर सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर फ्रॉम द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मीडिया एंटरटेनमेंट जगत के बहुत लोग शामिल हुए, कई सारे डिस्कशन कार्यक्रम वगैरह यहाँ पर हुए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात भी हुई, मीडिया के ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात हुई, मीडिया एंटरटेनमेंट में एआई को कैसे लाया जाए, क्या फ्यूचर होगा, कई सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनके इस्तेमाल पे बात हुई। तो क्या बात होगी भाई, मीडिया एंटरटेनमेंट इन सब चीजों में एआई टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन, इन पे चर्चा हुई। यहाँ पे वेव बाजार नाम से जो प्रोग्राम रहा, उसमें बिजनेस डील वगैरह, हजारों करोड़ का बिजनेस आया, बिजनेस डील्स वगैरह भी हुई, हजारों करोड़ की डील हुई है। यहाँ पर क्रिएटर, फिल्म मेकर, दुनिया भर से लोग आए थे, कई सारी बिजनेस डील भी यहाँ पर हुई हैं, व्यापार भी हुआ है। द वेव बाजार सॉ बिजनेस डील वर्थ ओवर 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए। तो क्रिएटर, फिल्म मेकर वगैरह जो आए, कई सारी बिजनेस डीलिंग भी हुई। सतहत्तर देश समिट, 42 सेशन किए गए, ये सब मतलब का नहीं है, बस ये है ब्रॉडकास्टिंग, इंफोटेनमेंट, फिल्म, डिजिटल मीडिया, ये सारे सेक्टर के बारे में वर्किंग हुई है, खत्म बात। जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया, पूरी कहानी की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन उतना ही थे, 3-4 पॉइंट जो बताए थे वही क्वेश्चन है। वेव समिट का फुल फॉर्म, कहां पर हुआ, किस मंत्रालय के अंतर्गत, बस। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। रीजनल ग्रुप कई सारे बने हुए हैं दुनिया में, क्षेत्रीय ग्रुप कई सारे बने हुए हैं अलग अलग सहयोग के लिए। जैसे मैं एशिया की बात कर लूं, अगर पहले भी मैंने कई बार चर्चा की है इस पर, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एशिया के साउथ वाले जो कंट्रीज हैं, साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, उसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अलग अलग क्षेत्र में सहयोग के लिए बनाया गया था। हालांकि ये ग्रुप का कोई रिलेवेंस रह नहीं जा रहा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल हैं और दोनों में टसल चल रही है। पिछले 10 साल में कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पर ये साउथ एशिया के कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज पड़ते हैं, इनका अपना ग्रुप है आसियान। जीके के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई है, वहां सब बताया है ये। तो सार्क और आसियान, ये साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है। ये साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। इन दोनों के बीच का लिंक है एक तीसरा ग्रुप, बिम्स्टेक। मतलब आप बिम्स्टेक को एक यूनिक लिंक कह सकते हैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच। मैं इसके लिए कह सकता हूं बिम्स्टेक एक कनेक्टिंग लिंक है। बिम्स्टेक एक कनेक्टिंग लिंक की तरह है जो दोनों तरफ के कंट्रीज को जोड़ रहा है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो बिम्स्टेक एक कनेक्टिंग लिंक की तरह है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये जरा बना लो, इसको लिख लो, ये लाइन लिख लो जरा, फिर मैं बिम्स्टेक के बारे में भी चर्चा कर रहा हूं। और तो साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज का ग्रुप है सार्क। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सब है सार्क में। और साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्री है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब का जो ग्रुप है उसका नाम है आसियान। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब है इसमें आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका नाम ही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इन दोनों के बीच की कड़ी है बिम्स्टेक। तो ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों कंट्रीज के बीच का ग्रुप है बिम्स्टेक। अब अगला पॉइंट, पहले ये नोट करना, लिखो इसको, ये लाइन लिख लो, बिम्स्टेक। कभी पूछ ले कि दोनों के बीच की कड़ी है, बिल्कुल है, सही है ये। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच की कड़ी है, करेक्ट। (1997) में बैंकॉक में मीटिंग हुई और 4 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, उसको नाम दिया था बिस्टेक। अब लिखो मत, समझो, ये ऑलरेडी थ्योरी में लिख दिया है मैंने वहां पीडीएफ में, समझो। यहां पर 4 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया क्षेत्रीय सहयोग के लिए। 1997 में बैंकॉक में मीटिंग हुई थी, थाईलैंड। 1997 बैंकॉक में मीटिंग हुई। ये वाला पार्ट मत लिखना, ये मैं समझा रहा हूं, सब लिखा है पीडीएफ में, वो नोट कर लो। उधर वाला लिख लो, ये रहने दो। 97 बैंकॉक में 4 देश मिले, उन्होंने बैठक की, 4 देशों ने मिलकर ग्रुप बनाया आपस में आर्थिक सहयोग के लिए, और उसको नाम दिया बिस्टेक। जो जो कंट्री मीटिंग में थे उनके नाम पर ही नाम दे दिया। ये थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। इन चारों का एक एक लेटर जोड़ दिया, बिस्ट बन गया, बिस्टेक। और इसी शब्द का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के लिए। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, 97 में बैंकॉक में इन्होंने बनाया बिस्टेक। ये 4 कंट्री का लेटर, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए। कुछ टाइम बाद म्यांमार ने कहा मैं भी जुड़ूंगा, तो म्यांमार शामिल हो गया।
कुछ साल के बाद म्यांमार शामिल हो गया। उसके बाद सन 2000 के बाद दो कंट्री ने कहा हम भी आएंगे, हम भी इसमें जुड़ेंगे, तो नेपाल भी जुड़ गया और भूटान भी जुड़ गया। नेपाल भूटान भी जुड़ गए। अब 4 कंट्री पहले थे, 3 और जुड़ गए, टोटल 7 कंट्रीज का ग्रुप हो गया। ये 4 कंट्री ने मिलकर बनाया था 97 में। फिर म्यांमार जुड़ गया 5वां, फिर 2 और जुड़ गए, नेपाल भूटान। टोटल आज की डेट में 7 कंट्री का ग्रुप है। और ये आर्थिक सहयोग ना रहकर अब और भी कई सारे एरिया में सहयोग के लिए, आज की डेट में केवल आर्थिक सहयोग के लिए नहीं है, ये मल्टीपल सेक्टर में सहयोग के लिए है। आज इसका दायरा बढ़कर मल्टीपल सेक्टर में सहयोग के लिए हो चुका है, केवल आर्थिक सहयोग की बात नहीं। तो जब यहां पर म्यांमार जुड़ा था तो इसके नाम को बदल के ये कर दिया था बिम्स्टेक, ये नाम हो गया था उस समय। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब म्यांमार जब आया था तो एम लेटर भी ऐड कर दिया गया था। पर जब नेपाल भूटान शामिल हुए तो कंट्रीज में भाई कितने लेटर जोड़ते जाएंगे, अब फिर कोई नया कंट्री आएगा तो फिर नाम बदलो, तो एक जनरलाइज नाम कर दिया था। आगे जाके एक जनरलाइज नाम कर दिया, एक ही लेटर कर दिया पूरा। तो पहले बिस्टेक नाम था, फिर म्यांमार आया तो एम लेटर जोड़ दिया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर नेपाल भूटान आए, तो कितनी बार नाम बदलते रहेंगे। एक कॉमन नाम कर दिया बिम्स्टेक, और नाम बदल के कर दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आज की डेट में इसका नाम ये है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आज ये केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित ना होकर मल्टीपल सेक्टर सहयोग के लिए है। ठीक है, और अभी इसकी बैठक हुई है, अब ये क्वेश्चन आएगा। अभी इसकी बैठक हुई है, अब ये क्वेश्चन आएगा इस पर, बिम्स्टेक पे। और मोदी जी गए भी थे इसमें। अब ये पढ़ो, बिम्स्टेक 2025। पहला सवाल क्वेश्चन आएगा, बैठक कहां हुई है ये बताइए। बैंकॉक, थाईलैंड। क्वेश्चन ये है, छठी बिम्स्टेक की समिट कहां पर कराई गई है। बैंकॉक, थाईलैंड में कराई गई है। तो 6 समिट, बिम्स्टेक की छठी समिट बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में समिट हुई है, मोदी जी भी शामिल हुए। समिट जो हुई उसका थीम क्या रखा गया था। उसका थीम था प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। इस बार की जो समिट थी उसका थीम रखा गया था प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। तो एक सवाल हो गया, समिट कहां हुई, बैंकॉक में। थीम क्या थी, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। मोदी जी भी गए थे, यही पूछ लेगा विदेश मंत्री गए थे कि मोदी जी गए थे। मोदी जी गए थे। ठीक है, तो क्या बात हुई होगी भाई, यही तो बात हुई होगी, जो मेंबर कंट्रीज हैं सहयोग को और बढ़ाया जाए, जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जाए, सुरक्षा को बढ़ाया जाए, और क्या होगा। तो छठी समिट ये थीम रखा गया था। फोकस क्या है, कोलैबोरेशन अमंग द मेंबर। ज्यादातर समिट जितनी होंगी यही चर्चा होती है, डेवलपमेंट किया जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए, आपसी सहयोग बढ़ाया जाए, सब समिट का यही काम है। क्लाइमेट को ठीक कर लें, यही तो होगा, और क्या होगा। तो छठी समिट का थीम ये था, फोकस क्या था, मेंबर स्टेट के बीच कोलैबोरेशन को और बढ़ाया जाए, एनहेंस किया जाए, सिक्योरिटी, सुरक्षा, डेवलपमेंटल चैलेंजेस, इनको फोकस किया जाए। बिम्स्टेक लीडर ने कहा कई क्षेत्र में सहयोग की जरूरत, इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यापार में, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, कल्चर, क्लाइमेट एक्शन, सब तो आ गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आ गए। तो क्षेत्रीय सहयोग इन सब क्षेत्रों में, मल्टी सेक्टर, मल्टीपल सेक्टर सहयोग के लिए। ठीक है, और बिम्स्टेक में सुधार किए जा रहे हैं, रिफॉर्म किए जा रहे हैं कि इसका जो कद, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेलिवेंस और बढ़े, इसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह किए जा रहे हैं जिससे इसका रेलिवेंस बढ़े। ठीक, तो छठी बिम्स्टेक समिट के की आउटकम्स क्या रहे। बैंकॉक विजन 2030 तय किया गया है, सहयोग को बढ़ाया जाए, ये मोटिव है। मैरीटाइम, समुद्री ट्रांसपोर्ट सहयोग के लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो इस समिट में मेन चीजें क्या हुई, बिम्स्टेक, बैंकॉक विजन, कंट्रीज के बीच में सहयोग बढ़े, मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन सहयोग बढ़े, ये कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। एक और ग्रुप है इंडियन ओशियन में, आइलैंड्स कंट्रीज का ग्रुप है, इंडियन ओशियन रिम,
उनके साथ भी टाई अप कर रहे हैं। बिम्स्टेक जो है ये एग्रीमेंट कर रहे हैं IORA, एक दूसरा ग्रुप है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसमें 20 से ज्यादा कंट्री हैं हिंद महासागर के जो सदस्य हैं, इंडिया भी है। तो बिम्स्टेक और IORA आपस में भी एग्रीमेंट कर रहे हैं हिंद महासागर के एरिया में सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसके साथ भी टाई अप किया है। तो 3-4 एग्रीमेंट इसमें मेन जो है, बस वो मतलब का, बाकी नहीं। इंडियन ओशियन रिम, हिंद महासागर में जो कंट्रीज का एक ग्रुप बना हुआ है सहयोग के लिए, उनके साथ भी एग्रीमेंट किया है। बिम्स्टेक और UN के एक ऑफिस के साथ टाई अप किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए टाई अप किया है। कंट्री का आपसी सहयोग बढ़ाया जाए उसके बारे में बैंकॉक विजन करके है, उस पर काम हुआ। तो मीटिंग हुई है, 3-4 चीजें हैं बस, और कुछ नहीं। ये है बिम्स्टेक का बैकग्राउंड जो मैंने भी समझाया था आपको। 1997 में बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बना था, 4 कंट्रीज ने बनाया था। फिर इसमें म्यांमार शामिल हो गया था, फिर नेपाल भूटान शामिल हो गए थे, नाम बदल के बिम्स्टेक कर दिया गया। वही लिखा हुआ है, जो बैकग्राउंड बताया वही लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, यहां लिखा हुआ देखो। एक ये क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका में, ये अंडरलाइन कर लो। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। बना बैंकॉक में था पर हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। बना था बैंकॉक में, हेडक्वार्टर ढाका। ये क्वेश्चन आता है, हेडक्वार्टर कहां पर है? अभी 2-3 दिन पहले न्यूज थी, मध्य प्रदेश में एक इस तरह का ट्रायल हुआ है। ये फोटो अखबार में न्यूज में देखे होंगे, इस तरह की फोटो देखे होगे अखबार में या न्यूज में। मध्य प्रदेश के शेवपुर में अभी एक ट्रायल हुआ है इस पर, DRDO का। ये क्या चीज है? इंडिया ने फ्लाइट ट्रायल किया है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम था और दुनिया में कुछ ही देशों के पास है ये। हवा में सर्विलेंस वगैरह करने के लिए ये बनाया गया है DRDO द्वारा। तो स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर का नाम है, 1 करोड़ बार पढ़ा चुका हूं भाई। ये अर्थ का सरफेस है। पहली एटमॉस्फेयर की लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। हॉट एयर बैलून वगैरह वहीं उड़ते हैं, बताया था। सर्विलेंस वाले जो बैलून है कम्युनिकेशन वाले, ये भी यहीं उड़ते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर में भेजा गया है, एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर में भेजा गया इस तरह का एक स्ट्रक्चर। तो इंडिया ने ट्रायल किया और दुनिया में कुछ ही देश हैं ऐसा कर पाने वाले, तो बड़ा अचीवमेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में, ये पूछेगा किसी पेपर में, क्योंकि इंडिया ने कुछ ही देश हैं ऐसा करने वाले, इंडिया ने भी ये डेवलप कर लिया। तो क्या चीज है? 3 मई को सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का। कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश के शेवपुर में। मध्य प्रदेश का शेवपुर, यहां पे ट्रायल किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या चीज का ट्रायल हुआ है भाई? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। कहां पर हुआ है? शेवपुर, मध्य प्रदेश। किसका प्रोग्राम? DRDO का। किसका प्रोग्राम? DRDO का। ठीक। दिग्विजय, इसकी सबमिट हर साल नहीं होती है, बिम्स्टेक की सबमिट हर साल नहीं कराई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट। तो इंडिया ऑन मई 3, 2025 सफल परीक्षण किया है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, DRDO ने किया शेवपुर मध्य प्रदेश में। DRDO के चेयरमैन समीर कामत, उन्होंने कहा ये जो प्रोटोटाइप फ्लाइट हमने ट्रायल किया है ये एक माइलस्टोन है। स्ट्रेटोस्फेयर में हम इस तरह का कुछ भेज पाए हैं, ये सर्विलेंस वगैरह का काम करेगा। ये आगे जाके मिलिट्री की जो सर्विलेंस की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। सर्विलेंस मतलब जासूसी कर पाएंगे, पता कर पाएंगे एयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है किसी का। तो ये जो है मिलिट्री की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। सर्विलेंस वाली टेक्नोलॉजी है ये। तो उन्होंने कहा कि हवा से भी हल्का स्ट्रेटोस्फेयर में हम इसको भेज पाए हैं। ये 17 किलोमीटर ऊंचाई पे भेज पाए हैं।
दिस सिस्टम विल यूनिकली इनहेंस इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इंटेलिजेंस सर्विलेंस। दूर तक नजर बनाए रखने के लिए सर्विलेंस के काम आएगा ये। और कुछ ही देश हैं दुनिया में खुद से ऐसा बना पाने वाले, कुछ ही कंट्री हैं जो खुद से ऐसा कुछ डेवलप कर पाए हैं आज तक। तो बस क्वेश्चन क्या है, क्या चीज बनाई है, किसने बनाई है, कहां पर ट्रायल हुआ है। क्या बनाया, किसने बनाया, कहां ट्रायल हुआ, क्या पर्पस है, खत्म बात। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म बनाया डीआरडीओ ने, ट्रायल यहां हुआ। क्या चीज है, अर्थ ऑब्जर्वेशन इंटेलिजेंस सर्विलेंस वाली एक चीज है। और दुनिया में कुछ ही कंट्री खुद से ऐसा बना पाने वाले, खत्म हो गई बात। और भी सवाल, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, समीर कामत। छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म बता दो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक और सवाल बताओ, डीआरडीओ एस्टेब्लिश कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। एक और सवाल, पहले पढ़ा चुका हूं मैं जीके में, डीआरडीओ कब बना था और हेडक्वार्टर कहां पर है, ये जवाब दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। और हिंट ये है, जब डीआरडीओ बना था उसी समय अमेरिका का नासा बना था, उसी ईयर का। इससे बड़ा क्या हिंट दिया जाए। डीआरडीओ जब बना है उसी समय नासा बना था अमेरिका का। पर डीआरडीओ डिफेंस पे काम कर रहा है, नासा स्पेस प्रोग्राम में काम करता है। बोलो भाई। 1947? क्या बोल रहे हो, जीके तुम लोग पढ़े नहीं हो, नंबर ऑफ लेक्चर देख के घबरा रहे हो पर पढ़े नहीं हो। पढ़ लोगे अगर उतना नॉलेज अलग अलग लेवल पे फील करोगे। 1958, कितने गाने सुन चुके, कितनी पिक्चरें देख चुके, तब आर्ट्स नहीं गिने आज तक कितने घंटे लग गए पढ़ने के लिए। काउंटिंग कर रहे हैं, इतने लेक्चर कैसे कर पाऊंगा। जितना टाइम बाकी चीजों में वेस्ट किए हो उतने में सारा पढ़ लेते। पर गाना पिक्चर देखना तो आर्ट्स नहीं गिनेंगे। अगर इतना सिंसियर होते आर्ट्स गिनने में तो कोई दिक्कत ही ना होती। और यहाँ पढ़ने की चीज में एक एक घंटा भारी पड़ रहा है कि नॉलेज गेन नहीं करना है। 145 करोड़ जनता अगर है तो वो एसेट नहीं लायबिलिटी बन गई है देश पर। तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी तो इजराइल, जर्मनी, ये वो, तो 145 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति बन रही है, अब टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इनोवेशन हुआ होता, टेक्नोलॉजी हुई होती, बढ़िया फायदा मिलता। अब अगल बगल देख रहे हैं लोगों को, कहीं कोई हमारे लिए आ जाता, कोई ये बना देता। क्योंकि हम लोग तो खाली पिक्चर, गाना और रील और दिन भर मोबाइल इसी में लगे हैं। पढ़ाई लिखाई शिक्षा को प्रमोट किया जाता तो आज वो चीज हेल्प करती और आगे भी जरूरत पड़ेगी। सरकार को भी सोचना चाहिए भाई एजुकेशन को प्रमोट कर लो, उसके बिना कुछ होना नहीं। देखो तो डीआरडीओ 1958 में बना था, हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी ने देखो चीन को कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या क्या चीजें बना रहा है वो। और यहाँ पर रील बन रही है दिन रात, गाना पिक्चर यही चल रहा है। बल्कि और यूथ को इनकरेज करना चाहिए, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीजों को और प्रमोट करने की जरूरत है। नहीं तो भविष्य में इस चीज की कमी बहुत महसूस होगी इंडिया में। अगला पॉइंट पर आ जाओ भाई, ये लिख लो जरा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली, 1958 में बना था, नई दिल्ली हेडक्वार्टर, लिख लो, ये नोट कर लो, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है, आरआरबी एसएससी में पूछ लेता है। अगला पॉइंट, अभी चर्चा क्या चल रही है, देखो आ गया ना चाइना। अभी कह रहा हूं इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन चीजों पे इंडिया को बहुत काम करने की जरूरत है। मेन खतरा तुम्हें लगता है पाकिस्तान, मुझे लगता है उससे ऊपर ये, पाकिस्तान से ही बड़ा खतरा ये है। और पाकिस्तान भी जो कर रहा है अपने से नहीं, पीछे करवा यही रहा है सब। एक ये है, एक और है इसका साथी, जो मेन जो ग्रुप बन रखा है, एक ये है, एक ये है, जो बैक सपोर्ट है इन्हीं का है। पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार। तो मेन तो दिक्कत हमें भविष्य में भी, देखो आप अभी युद्ध हो नहीं हो, पर एक मुख्य समस्या भविष्य में इससे है। जब जब आप ग्रो करोगे और इसको अमेरिका से दिक्कत हो रही होगी, तब तक आपको परेशानी क्रिएट करेगा ये पूरा जाल जो बुना हुआ है। इकोनॉमी में भी हमसे बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। और 145 करोड़ जनता, हमारी पॉपुलेशन चाइना से ऊपर हो चुकी है। अगर यहाँ पर लोग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इनको बढ़ावा दे तो हमारे पास मैन पावर इतनी, उसको हम एसेट की तरह इस्तेमाल करें। अच्छे काम अगर इतने लोग करेंगे, दिन भर चुनाव प्रचार छोड़कर,
तो कितना बेनिफिट मिल सकता है उस चीज का अगर हम एसेट की तरह यूज करेंगे। तो देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर, तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बत चाइना के कब्जे में ही है। आज की स्थिति ये है कि तिब्बत चाइना के कब्जे में एरिया है। यहाँ पर आंगसी ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर, ये स्पेलिंग है आंगसी, आंगसी ग्लेशियर है। मानसरोवर जो एरिया है ना, मानसरोवर लेक, उसी के आसपास का एरिया है ये। मानसरोवर जो लेक है वहीं पड़ता है ये सब। तो यहाँ आंगसी ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, यहाँ से रिवर निकलती है, तिब्बत क्षेत्र में फ्लो करती है तब तक इस रिवर का नाम है यारलुंग सांगपो। पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी वगैरह में कई बार, यारलुंग सांगपो बोलते हैं। अब तिब्बत कुछ नहीं, चाइना का ही पार्ट हो चुका है ये, तिब्बत खुद चाइना कब्जा कर चुका है। तो ये रिवर ऐसे चाइना में बहती जाती है, तिब्बत चाइना ये एरिया कवर करती है। यहां से ये रिवर मुड़ जाती है भारत की तरफ। जो ये बैंड है ना, ग्रेट बैंड, एक जगह पड़ती है यहाँ पर, उसे कहते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा वो जगह है जहां से ये रिवर भारत की तरफ मुड़ती है। नामचा बरवा वो जगह का नाम है जहां से ये रिवर बेंड हो जाती है, इधर मुड़ती है। ये जो मोड़ है इसका, इसे ही बोलते हैं ग्रेट बैंड, ग्रेट बैंड। और मुड़कर ये भारत की तरफ एंटर करती है। भारत के 2 ही राज्यों को कवर करती है, अरुणाचल, असम। भारत के 2 ही राज्य कवर करती है, अरुणाचल, असम। अरुणाचल में इस रिवर को, इसी रिवर का नाम अरुणाचल में हो जाता है जियांग रिवर। जियांग या सियांग भी कह देते हैं। दिबांग नहीं, दिबांग एक दूसरी रिवर है, वहां दिबांग एक अलग रिवर है। तो यही रिवर जो यारलुंग सांगपो, ये तिब्बत वाला एरिया, चाइना का जो पूरा पार्ट है, यहाँ इसका नाम यारलुंग सांगपो, आंगसी ग्लेशियर से आती है, मानसरोवर लेक के आसपास का एरिया। और जब ये नामचा बरवा से मुड़ती है भारत की तरफ, इसको ग्रेट बैंड बोलते हैं। पहले ये इंटर करती है अरुणाचल में, जहां पर इसका नाम हो जाता है जियांग या सियांग कह देते हैं। कहीं एक्स से लिखते हैं, कहीं एस से लिखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका ये नाम हो जाता है। यही रिवर जब असम में आ जाती है तब यही कहलाती है ब्रह्मपुत्रा। असम में जब इंटर करती है तब यही ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। और यही रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है, यहां इसका नाम हो जाता है जमुना, नॉट यमुना, जमुना, जामुन, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और यहाँ गंगा जो है बांग्लादेश में नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा, जमुना ये सब मिल जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ से आंगसी ग्लेशियर से यारलुंग सांगपो आती है। ये तिब्बत सब चाइना का क्षेत्र है। यहाँ से नामचा बरवा एक जगह है, वहीं से ये मुड़ती है भारत की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जियांग या सियांग, असम के अंदर इसी रिवर का नाम ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में इसी रिवर का नाम जमुना। तो यहाँ जमुना और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब उसका नाम है पद्मा। वो सब धाराएं मिल जाती है, मेघना वेघना नाम पढ़ते हैं आगे, और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ज्योग्राफी में डिटेल में बताया हुआ है मैंने। यहाँ फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो ग्रेट बैंड है। लंबे समय से बात चल रही है कि यहाँ पर चाइना डैम बनाने जा रहा है। ये आज से नहीं, जब 7-8 साल पहले भी मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तब भी बताया था मैंने, उस समय ही चर्चा में, बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब इसने अनाउंस कर दिया है पिछले साल कि हम इस पर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। अब समस्या क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ डैम बना देगा तो जब पानी ज्यादा आएगा तब ये पानी छोड़ देगा, इधर बाढ़ आ जाएगी, और जब पानी की कमी होगी सारा पानी वहीं रोक लेगा, यहाँ सूखा पड़ जाएगा। तो परेशानी क्या है कई देशों की समस्या है यहाँ पर। बांग्लादेश भी अफेक्ट होगा, इंडिया भी अफेक्ट होगा यहाँ पर। तो इंडिया बांग्लादेश दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ पड़ रहे हैं, ये रिवर के फ्लो में डाउन स्ट्रीम पड़ रहे हैं, नीचे की तरफ पड़ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम। असम भी, बांग्लादेश भी, भूटान भी कह रहा है कि कुछ छोटी मोटी नदियां जो यहाँ से आ रही हैं हम उस पर भी डैम बनाएंगे। तो ये दिक्कत है इंडिया बांग्लादेश वगैरह के लिए, चिंता का विषय। पर बांग्लादेश आजकल चाइना का चेला बना हुआ है। बांग्लादेश आजकल चाइना का चेला बना हुआ है, उल्टा सलाह दे रहा है चाइना को कि इंडिया अगर पाकिस्तान पे अटैक करे तो चाइना को ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक का जो एरिया है, यहाँ पर उसको कुछ हरकत करनी चाहिए। चिकन नेक के एरिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के एरिया पर हरकत करनी चाहिए, जिससे नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाए। और ये जो पहलगाम अटैक हुआ ये ऐसे ही नहीं हो गया, पूरी कॉन्स्पिरेसी पहले से प्लानिंग कर रखी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होना, अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर जो चल रही, टैरिफ वॉर चल रही है, पाकिस्तान का पहलगाम अटैक होना, सब ऐसे ही नहीं हो गया। तुर्की का जो रोल हो रहा है, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है।
जो लोग मीडिया भड़का हुआ है तुरंत अटैक कर दो, तुरंत कर दो। अरे भाई एक आदमी प्लानिंग करके बैठा है, आप ऐसे थोड़ी बिना कैलकुलेशन के जाकर लड़ाई कर लोगे। इमोशन ऐसे इमोशनल होकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो अब ये अलग खेल चल रहा है। अभी देखना, जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध अगर शुरू होता है तो वो कई डायमेंशन खुलेंगे वहां पर, अभी जो लोग सोच भी नहीं पा रहे। तो अभी क्योंकि इसका स्टेटमेंट जो यूनुस का था ऐसे ही नहीं था, इसने क्या कहा कि इंडिया अगर पाकिस्तान पे वो करता तो यहाँ पे चाइना को कुछ हरकत करनी चाहिए। वो हरकत क्या कह रहा है कि चिकन नेक को कट ऑफ कर दो, इंडिया के लिए सुरक्षा का खतरा है यहाँ पर। तो इंडिया भी इस एरिया में लगातार डेवलपमेंट करता चल रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या, नीचे बांग्लादेश, ऊपर नेपाल है। नेपाल ये भी प्रो चाइना है आजकल, नेपाल भी आजकल प्रो चाइना है। चाइना पैसा दे दे के, कर्जा दे दे के इन सबको अपना प्यादा बनाए हुए है। डेट ट्रैप पॉलिसी, कर्ज ऋण दे दे के नीति, कर्ज नीति जो है उसकी, कर्जा दे दे के अपना पिट्ठू बनाया हुआ है इन सबको। ये सब उसके प्यादे हैं जिनको इंडिया के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। ठीक, चाइना बिल्डिंग द लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा। अब इसमें कई सारे कंसर्न हैं, दुनिया में ये भी चर्चा उठ गई है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे तुम तो अर्थ की जो एनवायरनमेंट है उसी को अफेक्ट कर दोगे। अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, जो हाइड्रोलॉजी वगैरह सिस्टम भी है, उसको तुम दिक्कत कर दोगे, उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे। तो कई सारे कंसर्न दुनिया में इसको लेकर बन रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा वन ऑफ द हाईएस्ट एंड डीपेस्ट रिवर, सबसे डीपेस्ट तो नहीं कह रहा हूं, वन ऑफ द, दुनिया की सबसे ऊंची नदियों में से एक और सबसे गहरी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्रा। 1700 किलोमीटर तिब्बत से आ रही है, इंडिया में एंटर करती है। इसका काफी सारा हिस्सा चाइना की तरफ जाती है, फिर नामचा बरवा से भारत की तरफ मुड़ती है, अरुणाचल में एंटर करती है। यहीं पर है ग्रेट बैंड, यहां ग्रेट बैंड पे चाइना कह रहे हम डैम बनाएंगे। ग्रेट बैंड को डिफाइन किया है मैंने ऊपर। ब्रह्मपुत्रा आ रही है, सीधे चाइना में बह रही है, फिर मुड़कर आ रही दक्षिण की तरफ, इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, अरुणाचल, अरुणाचल के बाद असम। तो दिसंबर 25, 2024 को चाइना ने डिसीजन ले लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन, यहीं पर मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन। तो भविष्य का जो बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान नहीं, सबसे बड़ा खतरा चाइना। पाकिस्तान पे तो चर्चा होती रहती है, चाइना पे हम बात ही नहीं करते। और बात क्यों नहीं करते, हमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंजीनियरिंग बहुत काम करने की जरूरत है। यहाँ पे जो क्षेत्र, जात, धर्म, ये जो फालतू बातें, इनको छोड़कर बात करने की जरूरत है। सारे मिलकर, जब देश के नाम पर सब अगर एक हैं तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंजीनियरिंग, इस पे काम होना चाहिए। नहीं तो फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद कोई ना कोई बड़ी समस्या खड़ी होगी और ये दिक्कत जरूर करेगा। ठीक है, तो मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन, दिसंबर 25, 2024 चाइना ऐतिहासिक डिसीजन लिया। और युद्ध जो आजकल के है ना, आप सोचो अमेरिका के भरोसे, उसके भरोसे, किसी के भरोसे नहीं। जो आपकी समस्या होगी, दुनिया का सिनेरियो जैसे बदल रहा है, वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो अब डीग्लोबलाइजेशन की तरह हो रहा है कि जैसे किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपना अपना देखो। वर्ल्ड ऑर्डर पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन, दुनिया में सबसे बकवास कोई संस्था अगर है वो यूनाइटेड नेशन है। अब आप कहोगे सर इतना पढ़ाते हो आप इसके बारे में, इतना बताते हो और आप ही ये कह रहे हो, परेशान हो गया हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं सबसे बकवास संस्था यही है। खाली यहाँ चाय नाश्ता करने, मीटिंग करने जाते हैं और खाली ये मेरे लिए दे रखा है कि मैं पढ़ाऊं और यूपीएससी में क्वेश्चन आए, बाकी इसका रिलीवेंस कोई नहीं है। आज की डेट में मेरे से कहो इसका कोई रिलीवेंस है? कोई रिलीवेंस नहीं है। खाली फ्लाइट का खर्चा करते हैं, होटल में खाएंगे रहेंगे, इसको बंद कर दे ज्यादा अच्छा है। कोई काम नहीं है इसका। अगर इसका काम होता, रशिया यूक्रेन वॉर को रोक लेता, इजराइल फिलिस्तीन वाले में कुछ करता, कोई सुनता कहां है इसकी? कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं पा रहा है, परमानेंट सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा किसी चीज का। और जब मीटिंग होती है कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो कर क्यों रहे हो मीटिंग? ये खाली मेरे लिए दे रखा है कि 8-10 घंटे इसको पढ़ाओ और यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, इतना रिलीवेंस है बस इसका, कोई काम नहीं है। और कोई किसी की नहीं सुन रहा है आज की डेट में, बस यही चल रहा है, सब अपना अपना देख लो। अपने अपने फायदे के अनुसार लोग किसी को मदद करेंगे तो करेंगे, नहीं तो आपकी दोस्ती यारी निभाने के लिए कोई नहीं कर रहा। ये पूरी दुनिया में ही बदल रहा है सीन। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना सर, रास्ते पे चलते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी की मदद नहीं करता। सोसाइटी में पहले लोगों को बड़ा मतलब हुआ करता था, अब मतलब नहीं होता। तो मुझे लगता है ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो वाइब्स हैं, ये दुनिया में ट्रेवल करती हैं, यूनिवर्स में भी और दुनिया में भी। एक समय में एक जैसी परिस्थिति कई जगह बन जाती है। तो सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, ये दुनिया में भी बदलाव आ रहे हैं कि अब कंट्री को भी कंट्री से मतलब नहीं रह जा रहा। हर कोई कह रहा अपना अपना देखो।
अपना फायदा होगा तो किसी की मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब वो दोस्ती यारी पहले वाली जो बात है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, उस तरह का नहीं दिखता। वो पर्सनल रिलेशन में भी लोगों को नहीं दिखता यारी दोस्ती, दुनिया में भी चल रहा है ऐसा। और कई जगह पर जो लोग बैठ गए हैं, हार्डलाइनर बैठ गए हैं। ऐसे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है कि कई जगह हार्डलाइनर बैठ गए हैं जो कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। नाक की लड़ाई चल रही है, ईगो। तो दुनिया में क्या हो रहा है, कई जगह युद्ध एक साथ भड़क रहे हैं। और जब लगातार वायलेंस भड़कता रहता है, आग भड़कती रहती है, तो वो धीरे धीरे करके कई जगह को लपेट में ले लेती है अलग अलग कारणों से। रशिया यूक्रेन हुआ, लोग सोच रहे वो थम जाए, इजराइल फिलिस्तीन भड़क गया, लोग सोच रहे वो थम जाए, अब इंडिया पाकिस्तान इशू। पिछले कुछ साल में, 3-4 साल की अगर बात करूं, दुनिया में छोटे मोटे मिला के लगभग 44 युद्ध हुए हैं। आपको 3-4 पता है, लगभग 44 युद्ध। अफ्रीका में कई जगह दिक्कत है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब तुर्की क्या कह रहा है, हर कोई पीछे जाना चाह रहा है। 21st सेंचुरी में एक तरफ तो बात हो रही थी स्पेस में जाएं, मार्स पे ह्यूमन को भेजें, ये करें, इतना सारा काम करना है, अब उल्टा पीछे चल रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं, दुनिया पीछे कैसे चल रही है, क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को। ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति, अमेरिका जैसा था महान पहले इनकी नजर में, वापस अमेरिका फर्स्ट की नीति, अमेरिका को वैसे ही बनाना है। तो पीछे जाना चाह रहे हो ना। तुर्की कह रहा है हम बड़े पावरफुल लोग हुआ करते थे, ओटोमन एम्पायर हुआ करता था बहुत पावरफुल, और वाकई में हुआ करता था। तुर्की अपना रिलीवेंस दुनिया को जाहिर करना चाह रहा है कि इस्लाम का असली ठेकेदार तो मैं ही हूं, मेरी बात दुनिया में सुने। तुर्की जो है ओटोमन एम्पायर हुआ करता था पहले, वो अपने रिलीवेंस को जाहिर कर रहा है। चाइना कह रहा है आधी दुनिया तो हमारी हुआ करती थी, हम ही महान साम्राज्य हुआ करते थे, हम पहले की स्थिति में पहुंच जाएं। इंडिया क्या चर्चा चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग हायर डिग्री लिए क्या कह रहे हैं, अखंड भारत। अखंड भारत में भाई कहां तक, अकबर के समय का कह रहे हो कि हड़प्पा के समय का कह रहे हो कि उससे पहले कह रहे हो, अखंड भारत कहां तक। मतलब आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, कब्जा करना चाह रहे हो और देशों पर। चाइना भी तो एक्सपेंशन वाली नीति है, विस्तारवादी नीति, और आप अखंड भारत की बात करो, मतलब सारे के सारे पीछे जाना चाह रहे हैं। तो जब सब के सब ये करेंगे तो होगा क्या, ये क्या रूप ले रहा है, आप खुद बताओ। जब पीछे जा रहे हैं तो सब ये वॉर का ही तो रूप लेगा, और कैसे होगा ये सारे के सारे पीछे जा रहे हैं ना। साइकिल, दुनिया जो साइकिल में चल रही है, पहले ग्रोथ हुई, अब उल्टा पीछे जा रहे हैं, फिर जंगलों में रहने लग जाएंगे, फिर तीर धनुष से ना लगेंगे पहले की तरह, फिर पेड़ों के ऊपर रहना शुरू कर देंगे, फिर गुफाओं में। वर्ल्ड वॉर अगर कर लिए, न्यूक्लियर चल गया, तो फिर अगली पीढ़ी वैसे ही आएगी, जंगलों में गुफाओं में रहेंगे। तो ज्यादा पढ़ लिख कर ज्यादा डेवलपमेंट करने के बाद दिमाग उल्टा चलने लग रहा है, वापस पीछे की तरफ। और लोगों की सोच भी वैसी हो रही है, इंटेलेक्चुअल की तरह आजकल लोग बात कहां करते हैं, दिमाग लगाने काम ही खत्म हो चुका है। देखो भाई, तो सारा जो मेन काम है एनालिसिस का, मेन चीज कह रहा हूं एनालिसिस। एक इंफॉर्मेशन देखकर मतलब ये नहीं बस ये न्यूज, एनालिसिस हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये क्या बताने लग गए। अभी हाल फिलहाल के कई पेपरों में जो कहानी सुनाता हूं, कहानी से क्वेश्चन आ गए। अभी पिछला पेपर में कोई देख रहा था, पता नहीं कौन सा वाला, यूपीएससी ने शायद सीडीएस था या कौन सा था, जो कहानी सुनाता हूं, कहानी पे 4 क्वेश्चन थे, क्लास में लिखा नहीं था, ऐसे ही जो मैं कनेक्ट करके एनालिसिस बता रहा था, 3-4 क्वेश्चन दिखे मुझे उस पेपर में, कहानी से क्वेश्चन बन रहे। जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे पेपर बनाने वाला भी 2-4 सोच रहा होगा। मतलब मैं खुद ताज्जुब कर रहा था कि 2-4 क्वेश्चन वैसे ही पूछ दिए थे जो मैं क्लास में कहानी बताता हूं। तो ये समझ आ गया। तो इंडिया ने भी ऑब्जेक्शन किया है कि यहां डैम बनाओगे तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर दोगे तुम, बांग्लादेश को भी दिक्कत होगी, और बांग्लादेश थोड़ा बहुत पैसा वैसा चीन से ले लेगा, शांत बैठ जाएगा कि तुम तो भाई हो अपने, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। तो देखो तिब्बत प्लेटू में ये माउंटेन बहुत टफ स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको, इंजीनियरिंग का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इतना सिंपल टेरेन नहीं है कि यहाँ पर आसानी से आप बना लोगे। पर चाइना की इंजीनियरिंग पे आप डाउट नहीं कर पा रहे हो, आजकल बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, दुनिया ताज्जुब कर रही है। तो मेडॉक हाइड्रो पावर स्टेशन, चाइना क्या कह रहा है कि मैं इसको बना रहा हूं कि हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे, कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये पागल बना रहा है, कुछ नहीं, अपना डैम भी बना लेगा, पानी को रोकना स्ट्रेटेजिक, एक वो कि जब पानी छोड़ना है ज्यादा छोड़ दो, रोकना है रोक लो, परेशान करने के लिए पावर टैक्टिक्स। तो चाइना कह रहा है कि मैं तो क्लाइमेट वगैरह को फायदा करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं, यहाँ पे तुम इतना हैवी स्ट्रक्चर बनाओगे, हिमालय की इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दोगे।
स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दोगे, वैसे ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, कहीं ये टूट टाट गया, गेट वेट चाइना का मटेरियल लगा दोगे और कहीं टूट टाट गया, आगे जाके बर्बाद कर दोगे कई देशों को, 2-3 देश ले भी दोगे। 60 गीगावाट हाइपर डैम, 60 गीगावाट, तो इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये सब कंट्री अफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? तो यही सब कहानी हमने यहाँ लिख भी रखी है कि इंडिया चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट की स्थिति भी है, इंडिया चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट की स्थिति भी है। अरे जब हिमालय की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी वगैरह सब आ गया ना बेटा, खुशी। जब हिमालय की इकोलॉजी वर्ड बोल दिया तो उसमें बायोडाइवर्सिटी वगैरह सब आ गए। अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं, उतना प्रेशर झेल पाना, हिमालय की जो जियोलॉजी है वो भी उतनी मजबूत वहां नहीं, हिमालय वैसे ही सिस्मिक प्रोन एरिया है। अर्थ डे 2025, अर्थ डे हर साल होता है 22 अप्रैल को, इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की थी। सवाल क्या है, इस बार का अर्थ डे, उसकी थीम क्या रखी गई थी? अवर पावर अवर प्लेनेट, ये क्वेश्चन है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। किसने शुरुआत की थी? यूनेस्को ने शुरू किया था 1970 में पहली बार। अर्थ डे 22 अप्रैल यूनेस्को ने शुरुआत की थी 1970 में पहली बार। इस बार का जो आयोजन हुआ उसका थीम क्या था? अवर पावर अवर प्लेनेट। मैंने हाईलाइट किया है, यही क्वेश्चन एग्जाम का। तो इस बार का थीम अवर पावर अवर प्लेनेट, कॉलिंग फॉर एवरीवन, बाकी सब कहानी ऐसे ही, यही मेन चीज है। थीम क्या थी? अर्थ डे एनवायरमेंट में बताया है, सालाना इवेंट है, हर साल होता है, 22 अप्रैल फिक्स है, हर साल 22 अप्रैल फिक्स है। पहली बार 1970 में हुआ था। यूनेस्को के कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वहां पर एक एक्टिविस्ट थे जॉन मैककॉनेल, उन्होंने प्रपोजल दिया था इसको मनाने का। अर्थ डे की शुरुआत जो हुई है, इसका बैकग्राउंड क्या है? 1969 यूनेस्को की बैठक हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, तो वहां पर एक शांति एक्टिविस्ट थे जॉन मैककॉनेल, उनका आइडिया था कि अर्थ को सम्मान देने के लिए अर्थ डे नाम से आयोजन होना चाहिए। सबसे पहला जो अर्थ डे हुआ था वो 21 मार्च को हुआ था। सबसे पहला अर्थ डे 21 मार्च को हुआ था, उसके बाद डेट बदलकर 22 अप्रैल कर दी गई थी। तो क्या समझ आया? 1969 यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई, जहां पर जॉन मैककॉनेल ने प्रपोजल दिया था अर्थ के सम्मान में यह आयोजन होना चाहिए। 21 मार्च को पहली बार, उसके बाद डेट बदल के 22 अप्रैल कर दी गई। अब हमेशा 22 अप्रैल को ही होता है। इस बार का जो आयोजन था उसकी थीम थी अवर पावर अवर प्लेनेट। 3 गॉर्जस डैम जब बनाया था ना, तो भी बड़ी कंसर्न था एनवायरनमेंट को लेकर। 3 गॉर्जस जब बनाया था तो भी एनवायरनमेंट को एक बड़ा कंसर्न था, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वो यांगजे रिवर पे। 3 गॉर्जस डैम यांगजे रिवर पे, वही बहुत बड़ा कंसर्न है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो। पर चाइना किसी को सुन नहीं रहा है। अमेरिका प्रेशर डाल सकता है उसके ऊपर, पर अब वो अमेरिका को भी धमका रहा है। एक दूसरा प्रोग्राम होता है अर्थ आवर, एनवायरनमेंट में पढ़ाया हुआ है। अर्थ आवर जो प्रोग्राम है ये यूनेस्को का नहीं है, ये शुरू किया था WWF, एनवायरनमेंट की एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थ आवर प्रोग्राम इनका शुरू किया हुआ। मार्च के महीने में सैटरडे को 8:30 से 9:30 बजे रात में 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ करना। अर्थ आवर 2025 WWF का प्रोग्राम मार्च के महीने में शनिवार को 1 घंटे के लिए रात में लाइट स्विच ऑफ करना। इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी बचा लोगे, इसका मतलब ये लोगों को जागरूक करना, क्लाइमेट को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, अर्थ डे अलग इवेंट है, अर्थ आवर अलग इवेंट है। अर्थ डे के दिन वो लाइट ऑफ करवा रहे थे, उनको लगा अर्थ आवर का प्रोग्राम है। अभी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में 22 अप्रैल को अर्थ डे था, उस दिन वो लाइट ऑफ करवाने लग गए, कुछ जगह पे लाइट ऑफ कर दी, हम मैसेज दे रहे हैं एनवायरनमेंट का। वो वाला जो इवेंट है उसका नाम अर्थ आवर है। अर्थ डे के दिन लाइट ऑफ करके क्या करोगे, और इसी टाइम पे क्यों कर रहे थे?
अगर तुम एनवायरमेंट को बेनिफिट कर रहे थे किसी और टाइम पे इसी टाइम पे क्यों कर रहे थे, इसका मतलब तुम अर्थ आवर अर्थ डे में अंतर नहीं कर पा रहे हो यार। ठीक, तो 22 मार्च अर्थ आवर 2025, और ये इवेंट जो होता है हर साल मार्च के महीने में होगा, शनिवार को ही होगा, 8:30 से 9:30 के बीच रात में 1 घंटे लाइट स्विच ऑफ करना। इस संस्था ने शुरू किया था 2007 में, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। संस्था तो ये पुरानी है, 1961 की बनी हुई है, पर अर्थ आवर प्रोग्राम इन्होंने 2007 ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत की थी। ठीक है, तो और ये सैटरडे जो होता है, अब कई जगह किताबों में मैगजीन में आपको मिलेगा लास्ट सैटरडे को होता है, गलत। कभी लास्ट सैटरडे को होता है, कभी सेकंड लास्ट सैटरडे को भी हो सकता है। जैसे इस बार 22 मार्च को था, लास्ट सैटरडे को भी हो सकता है, कई बार सेकंड लास्ट सैटरडे को भी होता है। तो हमेशा लास्ट सैटरडे को होगा सही नहीं है, सेकंड लास्ट सैटरडे को भी हो सकता है। इसी बार वाला 22 मार्च को पड़ा था। तो 22 मार्च को अर्थ आवर 2025 जो आयोजन हुआ, थीम क्या थी इस बार की? द पावर ऑफ नेचर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अर्थ डे 2025 की थीम बताइए। ऑप्शन में अर्थ डे वाली भी थीम लिख देगा, अर्थ आवर वाली भी थीम लिख देगा। कंफ्यूजन में कोई ये टिक कर देगा, कोई वो टिक कर देगा, दोनों लिख देगा। अर्थ डे 22 अप्रैल अलग है भाई, अर्थ डे 22 अप्रैल अलग है, अवर पावर अवर प्लेनेट, और अर्थ आवर द पावर ऑफ नेचर अलग प्रोग्राम है, दोनों थीम अलग अलग हैं। ठीक, तो 22 मार्च को इस बार का आयोजन हुआ, थीम थी द पावर ऑफ नेचर। ये किसका प्रोग्राम है? ये संस्था ऑर्गेनाइज करती है, वर्ल्ड वाइड फंड। और यूएन वाटर डे भी इसी दिन होता है, 22 मार्च को वाटर डे इवेंट भी था, वर्ल्ड वाटर डे। दोनों आयोजन एक ही साथ हुए, दोनों आयोजन एक ही साथ हुए। और प्रोग्राम का क्या मोटिव था? क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता फैलाना, एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। 2025 का जो आयोजन हुआ उसके की पॉइंट क्या थे? क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को जागरूक करना, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जागरूक करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, ये सब इस बार के की एजेंडा। और क्या होगा? यही तो होगा एनवायरमेंट को लेकर। अर्थ आवर के बारे में बैकग्राउंड भी लिख दिया है, कब मनाया जाता है, किसने शुरुआत की थी, ये सब बता दिया, लिख दिया है यहाँ पर। 1 घंटे लाइट स्विच ऑफ करना। 2007 में ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की। WWF ये संस्था तो 1961 की है, पर अर्थ आवर जो प्रोग्राम इनका है वो 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था पहली बार, उसके बाद हर साल मनाया जाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से 2007 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, अब ये हर साल मनाया जाता है, WWF ने शुरू किया। WWF खुद क्या चीज है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का आता है एग्जाम में, इन्वायरमेंट पढ़ा रखा है, कई बार बताया हुआ इसके बारे में। WWF इसका लोगो जाइंट पांडा, पांडा भालू प्रजाति का जानवर होता है, ये भालू प्रजाति का जानवर होता है। बेसिकली 2 टाइप, एक होता है रेड पांडा, एक है जाइंट पांडा। रेड पांडा, जाइंट पांडा, भालू प्रजाति का जानवर होता है पांडा, एक रेड पांडा होता है, एक जाइंट पांडा होता है। WWF का जो लोगो है वो जाइंट पांडा है, WWF का लोगो है जाइंट पांडा। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ये चाइना का नेशनल एनिमल भी है, जाइंट पांडा। चाइना वियतनाम में पाया जाता है, चाइना में, वियतनाम में, और ये नेशनल एनिमल है चाइना का, नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। रेड पांडा इंडिया में भी है, नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम वगैरह में। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में रेड पांडा मिल जाता है। ये रेड एंड व्हाइट कलर का होता है, छोटे साइज का, रेड एंड व्हाइट कलर का, छोटे साइज का। WWF का जो लोगो है वो जाइंट पांडा है। तो WWF 1961 में बना, ये एक एनजीओ है। WWF एक एनजीओ है, 1961 में बना, जिसका सिंबल है जाइंट पांडा, और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, यहां हेडक्वार्टर है इसका। भाई देख लो समझ आ रहा है कि नहीं? WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक एनजीओ है, जाइंट पांडा इसका लोगो है, 1961 में ये बना, ग्लैंड हेडक्वार्टर है, संस्था का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड।
तो WWF स्विट्जरलैंड बेस्ड एक एनजीओ है, 1961 में बना था, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करता है। पुराना नाम इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हुआ करता था, पहले नाम ये हुआ करता था। इस संस्था का पुराना नाम हुआ करता था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बाद में नाम बदल के वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया था। अभी इसका नाम ये है, पुराना नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पहले कहते थे, अभी नाम ये है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं, एनवायरनमेंट को लेकर रिपोर्ट्स भी जारी करता है। अब क्वेश्चन आ जाता है, रिपोर्ट्स बताइए कौन कौन सी है। एक तो अर्थ आवर कार्यक्रम जो है वो ये कराते हैं। एक रिपोर्ट आती है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, बायोडाइवर्सिटी वगैरह की क्या स्थिति है धरती पर, जैव विविधता, प्लांट एनिमल जैव विविधता कैसी है उसके बारे में जानकारी आती है। तो सवाल आता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यही WWF। ऑप्शन देगा, 4 संस्थाएं लिख देगा, कौन जारी करता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। जहां बायोडाइवर्सिटी के बारे में जिक्र आता है, रिपोर्ट आती है, WWF की रिपोर्ट है। तो अर्थ आवर का जो आयोजन वो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट आती है डेट फॉर नेचर, ये भी इन्हीं का है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अर्थ आवर कार्यक्रम और डेट फॉर नेचर, ये सब इन्हीं के प्रोग्राम है, इसी संस्था के प्रोग्राम है। क्लियर है? अब शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स देख लें, और डिटेल में नहीं जाना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो गए हैं, जस्टिस BR गवई। अब ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में आते हैं। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52 नंबर, भारत के 52वें चीफ जस्टिस, जस्टिस BR गवई 14 मई से कार्यभार संभालेंगे। रिप्लेस कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना को। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, भारत के 52वें चीफ जस्टिस, 14 मई से कार्यभार संभालेंगे, संजीव खन्ना को रिप्लेस कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? 124(2). चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट संविधान का आर्टिकल 124(2) यहां लिखा हुआ है। अपॉइंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, राष्ट्रपति ही अपॉइंटमेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं। एक और सवाल 1000 बार पूछ चुका हूं, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जीके का क्वेश्चन। फर्स्ट CJI कौन थे भारत के पहले चीफ जस्टिस? भारत के पहले चीफ जस्टिस बोलो भाई। SJ कनिया नहीं यार, हरिलाल कनिया। हरिलाल कनिया सब भारत के पहले चीफ जस्टिस हरिलाल जे कनिया। एक और क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया, सबसे लंबे समय तक भारत के CJI कौन रहे? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस YV चंद्रचूड़। जस्टिस YV चंद्रचूड़, ये भी नोट कर लो, अभी एक एग्जाम में आ भी गया था ये। तो भारत के पहले चीफ जस्टिस हरिलाल जे कनिया, और सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस कौन रहे? YV चंद्रचूड़। क्लियर है? जस्टिस YV चंद्रचूड़। जल शक्ति मंत्रालय, इन्होंने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जलज प्रोजेक्ट। सवाल यही है, जलज प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? जलज प्रोजेक्ट जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, जिससे गंगा के आसपास जो लोग रहते हैं उनका लिवलीहुड, उनकी आजीविका बढ़ सके। क्या क्या होगा इसमें? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, तैरते हुए प्लेटफॉर्म गंगा रिवर पे बनाए जाएंगे, जिससे लोकल लोगों की आजीविका भी बढ़े और गंगा की जो इकोसिस्टम है उसको भी कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। गंगा का ध्यान भी रखा जाए, एनवायरमेंटल ध्यान भी रखा जाए और लोगों की आजीविका भी बढ़े। तो जल शक्ति मंत्रालय, CR पाटिल, उन्होंने भी एक मीटिंग की थी 30 अप्रैल को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर।
सी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय, 30 अप्रैल मीटिंग की गई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ। जलज प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको रिव्यू करने के लिए। सवाल यहाँ पर यह है जलज प्रोजेक्ट, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है, जिसमें लोगों की आजीविका भी बढ़े और रिवर को कंजर्व भी किया जाए, प्रोटेक्ट भी किया जाए। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म गंगा रिवर पे तैयार किए जाएं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स गंगा रिवर पे तैयार किए जाएं जलज प्रोजेक्ट के तहत। यही क्वेश्चन है। तो द जलज प्रोजेक्ट इज अ की इनिशिएटिव डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू सपोर्ट द रेजुविनेशन ऑफ गंगा रिवर। रेजुविनेशन मतलब कायाकल्प, जीर्णोद्धार, डेवलपमेंट। तो गंगा रिवर और उसकी बायोडाइवर्सिटी को रेजुविनेट किया जाए, प्रमोट किया जाए। गंगा रिवर में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाएं जिससे लोकल लोगों की आजीविका भी बढ़े और रिवर का कंजर्वेशन भी हो, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी वगैरह को भी सपोर्ट किया जाए। तो गंगा पे निर्भर जो जनसंख्या है, जो आसपास लोग रहते हैं गंगा पे निर्भर, उनकी आजीविका भी बढ़े और रिवर का भी डेवलपमेंट हो सके, बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा जाए। लोगों की लिवलीहुड बढ़े पर रिवर को भी ध्यान रखा जाए। जलज प्रोजेक्ट इसके बारे में है। तो बस क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय का है और इसका उद्देश्य क्या है, दो ही सवाल है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म गंगा में बनाए जाएं जिससे गंगा की इकोलॉजी भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों की आजीविका बढ़े, यही है। झारखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल, देखो पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। तो यहां पर एक गांव था, लंबे समय से चल रहा था कि इस गांव को यहां से अलग किया जाए, जयगीर, ये भी चर्चा में था। झारखंड का जयगीर गांव, इसको रिलोकेट किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसा हुआ गांव था ये। पलामू टाइगर रिजर्व का कोर एरिया जहां टाइगर रह रहा है, तो कोर एरिया के अंदर ये गांव बसा हुआ था। लंबे समय से प्रयास हो रहा था कि इसको कोर एरिया से हटाया जाए। तो यहाँ जो लोग थे उनको रिलोकेट कर दिया गया, शिफ्ट किया गया है। जयगीर पहला गांव हो गया है झारखंड में जिसको रिलोकेट किया गया इस एरिया में। तो पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में ये गांव था, ये पहला गांव हो गया जिसको पूरी तरीके से शिफ्ट किया गया, रिलोकेट किया गया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में पड़ता है। झारखंड खुद छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, ठीक है। तो जयगीर गांव है जो पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में था, वहां से शिफ्ट किया गया है लोगों को। ऑपरेशन कागर, ये क्या है, नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के एरिया में नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए है, गृह मंत्रालय का। ऑपरेशन कगार या कागर क्या है, ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना एरिया नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। नक्सलिज्म, माओइज्म जो है उसको टैकल करने के लिए। तो ऑपरेशन कागर गृह मंत्रालय के द्वारा किसके बारे में, माओइज्म, नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। तो क्वेश्चन बस इतना ही है, ऑपरेशन कागर किस मंत्रालय का, गृह मंत्रालय, नक्सलिज्म के अगेंस्ट में, नक्सलिज्म माओइज्म को टैकल करने के लिए। नीति आयोग, अभी इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है एमएसएमई के बारे में। अब ये क्वेश्चन है कि एमएसएमई संबंधित रिपोर्ट किसने जारी की है, नीति आयोग। नीति आयोग है और एक इंस्टीट्यूट है आईएफसी नाम से, इन्होंने मिलकर, नीति आयोग सरकारी संस्था और आईएफसी है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के नाम से। तो नीति आयोग और आईएफसी ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है एमएसएमईज के बारे में कि एमएसएमईज की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, पूरा मिल पा रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसी रह रही है, यही सब। तो नीति आयोग अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एक रिपोर्ट जारी की है एमएसएमई के बारे में। तो ये रिपोर्ट बता रही है इनको लोन आसानी से कैसे मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा, ये दिक्कतें क्या है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत, इनोवेशन, मार्केट लिंक, किन किन चीजों की जरूरत है एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए। क्रेडिट एक्सेस मिलना, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, मार्केट लिंकेज, एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए सब चाहिए। तो एमएसएमई ग्रो तो कर रहे हैं पर जिस रेट से ग्रो करना चाहिए उस रेट से ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये सब रिपोर्ट में दिया गया है। तो बस रिपोर्ट का टाइटल किसने पब्लिश किया है, यही क्वेश्चन है, नीति आयोग ने। राष्ट्रपति ने
नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई, पहली कॉन्फ्रेंस, नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस। कोर्ट के सामने इतने सारे केसेस आते हैं, उसके बर्डन को कम कैसे किया जाए, कोर्ट के बर्डन को कम कैसे करें। तो एक कानून बना कुछ समय पहले, मीडिएशन एक्ट। मीडिएशन मतलब कोई मीडिएटर हो जो दोनों पार्टी को बैठाकर डिस्प्यूट को सेटल करा दे। कोई मीडिएटर हो जो दोनों पार्टी को बैठा के मामले को निपटाए, जैसे टाइम टाइम पे लोक अदालत वगैरह भी लगती हैं। तो एक मीडिएशन एक्ट है, एक कानून बना हुआ है। पहली नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया। अभी कुछ समय पहले प्रेसिडेंट ने नई दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया पहली नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये इवेंट क्या कह रहा है? मीडिएशन एक्ट 2023 जो कानून बना है, मीडिएशन एक्ट 2023 जो कानून बना है, कैसे उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे इफेक्टिवली काम किया जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे करें जिससे कोर्ट का बर्डन कम हो, मीडिएटर बैठे दोनों पार्टी को बैठाए मामला निपटाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो ऑर्गेनाइज मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जिससे लीगल सिस्टम पे जो बर्डन है वो भी कम होगा। ठीक, रूरल एरिया के मामले हैं वो सब भी निपटारा किया जाए। तो क्वेश्चन क्या है? मीडिएशन एक्ट 2023 पूरी तरह इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, उससे संबंधित कॉन्फ्रेंस कराई गई पहली। कहां पर? नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट ने उसको इनॉग्रेशन किया। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च द मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और पहली कॉन्फ्रेंस मीडिएशन वाली नई दिल्ली में लॉन्च हुई। मीडिएशन कानून 2023 को इफेक्टिवली कैसे लागू करना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे कराए जाए, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया जाए मीडिएशन के लिए, जो जुडिशरी पे बर्डन है उसको कम किया जाए। असल में विकसित भारत हमारा सपना जो है 2047, उसके लिए ये चीजें भी जरूरी हैं। एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम जरूरी है। अगर हम विकसित भारत चाहते हैं 2047 तक, तो स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम भी हमें बनाना होगा, जुडिशियल सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। विकसित भारत में कई चीजें करनी होंगी। तो ई कोर्ट रोड भी बना के ऑनलाइन कोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। कई सारे इसमें प्रावधान रखे गए मीडिएशन एक्ट में। योगा महोत्सव 2025 का आयोजन किसने किया? महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। योगा महोत्सव 2025 का आयोजन इंटरनेशनल योगा डे के दिन कहां पर हुआ? महाराष्ट्र के नासिक में। योगा महोत्सव 2025 का आयोजन किसने किया? महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। किसने ऑर्गेनाइज किया? ये सब ऑर्गेनाइजर थे इसमें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाजियाबाद ने इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। बॉन्ड जारी क्यों किए जाते हैं? पैसा उठाने के लिए। 150 करोड़ रुपए जरूरत थी इनको। 150 करोड़ रुपए उठाने के लिए बॉन्ड जारी किया है। और भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, बॉन्ड वगैरह जो आप खरीदते हैं कई प्रकार के, ऐसे ही एक बॉन्ड जारी किया है इंडिया का पहला, गाजियाबाद ने जारी किया है सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड 150 करोड़ रुपए रेज करने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह के लिए। भाई बेटर ट्रीटमेंट वगैरह किया जाए, और क्या, ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पैसे का इस्तेमाल कहां होगा? बेटर फिल्ट्रेशन के लिए, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, ये सब किया जाएगा। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए बेटर सुविधाएं मिलेंगी। 40 मिलियन लीटर पर डे इतना ट्रीटमेंट करेंगे। सवाल यही है, भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? गाजियाबाद ने। ये पैसा उठाया गया बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड जारी किया, पैसा लिया। अब उसमें कुछ ब्याज या कुछ नियम होगा, बॉन्ड पे करना पड़ेगा। जैसे इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र खरीद लेते हो उसके ऊपर कुछ ब्याज मिल जाता है। उसी तरह से ये बॉन्ड निकाल दिया, कुछ समय के लिए पैसा उठा लिया, उतने समय के बाद जिसने बॉन्ड लिया है आपको उसको रीपे करना पड़ेगा, कुछ ब्याज व्याज देना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड जारी करके पैसा उठाया गया 150 करोड़, इन काम में लगेगा। बॉन्ड मालूम है क्या होता है? आप कई तरह के बॉन्ड मार्केट में आते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, उस पर कोई बेनिफिट मिल जाता है आपको, तो उतने टाइम के लिए वो बॉन्ड आप यूज करोगे, उतना टाइम हो जाएगा, जिसने बॉन्ड बेचा वो पैसा और प्रॉफिट दे देगा आपको, बॉन्ड वही खत्म हो जाएगा उतने टाइम के बाद। बॉन्ड का मतलब एक एग्रीमेंट है, और 150 करोड़ रुपए बॉन्ड के द्वारा उठाए गए, उसका इस्तेमाल इनमें करेगा।
अमेजोन का एक प्रोजेक्ट है, अमेजोन जो कंपनी है, प्रोजेक्ट कुइपर नाम से एक प्रोजेक्ट है इनका। इसमें ये बहुत सारे सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, जिससे इनका स्पेस इंटरनेट सिस्टम तैयार हो जाए। जैसे एलॉन मस्क स्टारलिंक वाला जो काम कर रहा है, इंटरनेट स्पेस वाला काम कर रहा है, उसको टक्कर देने के लिए अमेजोन ने अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट बताया था ना मैंने, स्टारलिंक सैटेलाइट वो स्पेस इंटरनेट सिस्टम। एलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी, जिस ओनर जो है टेस्ला का, स्पेस एक्स का, तो स्पेस एक्स का स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम है। पूरी दुनिया में जो लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब हो जाएगी, सीधे सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम, उसको टक्कर देने के लिए अमेजोन ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है प्रोजेक्ट कुइपर। तो अमेजोन ने लॉन्च किए, अभी 27 सैटेलाइट भेजे हैं। अपने पहले 27 सैटेलाइट प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेजोन ने भेजे हैं। स्पेस नेटवर्क इंटरनेट जो दिया जाएगा उसके द्वारा लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाएंगे, पर अभी इसमें और भी सैटेलाइट भेजे जाने हैं। अभी 27 भेजे हैं, टोटल 3232 भेजे जाएंगे। 3232 सैटेलाइट भेजे जाएंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में। फिर ग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा, कस्टमर टर्मिनल बनाया जाएगा सर्विस देने के लिए। तो स्पेस इंटरनेट कंसेप्ट अमेजोन का है, जो स्पेस एक्स के स्टारलिंक को जवाब देने के लिए कंपटीशन है बेसिकली। तो अमेजोन का जो स्पेस नेटवर्क सिस्टम, वो इंटरनेट सिस्टम जो तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम बताइए, प्रोजेक्ट कुइपर। अमेजोन स्पेस एक्स स्टारलिंक को कंपटीशन देने के लिए जो बना रहा है अपना प्रोजेक्ट, क्या है? अमेजोन वाले का नाम है प्रोजेक्ट कुइपर और एलॉन मस्क वाले का नाम है स्टारलिंक। स्पेस से इंटरनेट दिया जाएगा। खेलो इंडिया गेम बता चुका हूं कई बार। इस बार का आयोजन 4 मई को इनॉग्रेशन हुआ है, बिहार में हो रहा है पहली बार। खेलो इंडिया गेम का आयोजन इस बार बिहार आयोजन कर रहा है। यही सवाल है, खेलो इंडिया गेम इस बार कहां हो रहे हैं? बिहार में। अब जब गेम खत्म हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस क्या रही। और इसका मैस्कट, इसका लोगो गज सिम्हा, एक कार्टून बनाया है जिसमें हाथी और शेर को मिलाकर, हाथी और शेर को मिलाकर एक लोगो बनाया है गज सिम्हा नाम से। स्टेट पीएससी में आएगा ये, बिहार के स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। खेलो इंडिया गेम, अब जब पूरा हो जाएगा गेम तब परफॉर्मेंस किसकी क्या रही वो क्वेश्चन आएगा, टॉप पर कौन रहा। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया खेलो इंडिया यूथ गेम 4 मई 2025 बिहार, पहली बार यहाँ पर आयोजन हो रहा है। वहां के 5 जिलों में हो रहा है, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय। 8,500 एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 28 खेल हो रहे हैं, 28 खेलों में 8,500 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका जो लोगो मैस्कट रखा गया है गज सिम्हा, गज सिम्हा। भारत सरकार की स्वामित्व योजना पढ़ा चुका हूं पहले, स्वामित्व योजना पढ़ा चुका हूं, कई बार आ भी चुका है। स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जाएं, जिससे जमीन का एक्चुअल मालिक कौन है क्लियर रहे और जमीन के डिस्प्यूट कम हो। स्वामित्व योजना क्या है? इसका फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम है ये, 2020 में लॉन्च हुई थी। 2020 में लॉन्च हुई थी प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम, कि जिसकी जो जमीन है ऑनलाइन सब कुछ डाटा रहे, जिसकी जो जमीन है एक्चुअल मालिक पता रहे, लीगल डॉक्यूमेंट की तरह, और इसके जो विवाद है जमीन के कम हो, और जमीन का जो सही मालिक है उसको लोन लेने में आसानी हो। नहीं तो यही ढूंढते रहते हैं भाई जमीन किसके नाम पे, बहुत डिस्प्यूट रहते हैं। तो लोन वगैरह आसानी से मिल पाए, बिजनेस करना है कर पाए। ड्रोन सर्वे किया जाए जमीन का, सही मालिक कौन है, एक्चुअल जगह जमीन कहां पर है। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल एजेंसी है इंप्लीमेंट करने वाली। ये जो प्रोग्राम है इसमें मेन मंत्रालय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये प्रोग्राम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत। जो ऑनलाइन मैपिंग कर रहे हैं जमीन की, वो इसी यही प्रोग्राम है, स्वामित्व योजना। अभी मोदी जी ने कई सारे प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, कुछ टाइम पहले न्यूज में था। तो स्वामित्व योजना, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम है, 2020 में शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। जमीनों का ड्रोन सर्वे वगैरह किया जाए, डिजिटल मोड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे, सही मालिक का पता चले, उसको लोन लेने में भी आसानी होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इस काम को कर रहा है। और साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, वो सहयोग करेंगे। केंद्र का कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और स्टेट लेवल पे सहायता कौन करेंगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट का।
स्टेट का जो लैंड रिकॉर्ड जहां रखे जाते हैं को सहयोग करेंगे इसमें। तो केंद्र का पंचायती राज मंत्रालय इसमें शामिल है और स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो करेंगे इस सब काम को। उत्तराखंड में होता है रमन फेस्टिवल। रमन फेस्टिवल यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनिटी में शामिल है, यूनेस्को के इस लिस्ट में शामिल है। सवाल क्या है, रमन फेस्टिवल कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का रमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। किसमें शामिल है? यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। रमन फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट में, जब फसल की कटाई होती है उस समय। देवता पूजे जाते हैं, भूमियाल देवता, भूमियाल देवता। अब क्योंकि यूनेस्को लिस्ट का पार्ट है इसलिए रमन फेस्टिवल कहाँ का? उत्तराखंड का। रमन फेस्टिवल कहाँ का है? उत्तराखंड का। और यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल है ये। भूमियाल देवता पूजे जाते हैं। जागर एक वो होता है यहाँ पर, ये रहा सिंगिंग जागर, म्यूजिकल परफॉर्मेंस दैट नरेट लोकल लीजेंड्स। ऑस्ट्रेलिया में पीएम दोबारा बन गए हैं एंथोनी अल्बनीस, फिर से रीइलेक्ट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में पीएम फिर से इन्हीं को बना दिया, यही जीत गए दोबारा से, एंथोनी एल्बनीस। ठीक है, चलो यहां तक की सारी कथा समाप्त। 2 क्लास और लगेगी, 2 क्लास में आपका 10 मई तक का डाटा कंप्लीट, क्योंकि 10-12 तारीख तक का डाटा अभी आया भी नहीं, कुछ डाटा अभी आया भी नहीं है, 2-4 दिन की जो इन्फॉर्मेशन। तो 2 क्लास हमें और चाहिए, जून तक के एग्जाम की कथा समाप्त हो जाएगी। और करंट अफेयर जीके जो करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस फोल्डर में लाइन से करते चलो। पीडीएफ मत ढूंढो, लाइन से पीडीएफ अपने आप मिलते जाएंगे जब लेक्चर देखोगे। इंस्टीट्यूट आपने पीडीएफ के लिए ज्वाइन थोड़ी किया है यार, क्लास के लिए किया है। क्लास में जितना कवरेज होता है पीडीएफ में उतना नहीं हो सकता। हालांकि मैक्सिमम चीजें पीडीएफ मिलती है, पर सारा नहीं मिल सकता, जो कहानी और एग्जाम्पल बताता हूं मैं। तो करंट अफेयर में जून के जो पेपर होने हैं, ईएससी, बीपीएससी, जून में जो भी एग्जाम है, 2 क्लास और लगेगी कंप्लीट करने में। फिर अगले महीने में करंट अफेयर आगे करेंगे, वो जुलाई वगैरह के एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, टाइम टाइम पे चलता रहेगा। रुपेश, अभी डाटा पूरा आया भी तो नहीं है, 6 तारीख है अभी, तो 1-2 दिन समय तो डाटा तैयार तो कर दें। जो इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं उसको कैसे पहले से बना लें। एक क्लास 1-2 दिन में कर लेंगे और लास्ट क्लास 2-3 दिन गैप के बाद करनी पड़ेगी, डाटा आगे का भी आ जाए। आरओ में सब काम आ जाएगा। ये आरओ का पेपर सॉल्व करवा दें, करवा देंगे। चलो किसी दिन करवा देते, पहले ये कंप्लीट कर दूं मैं, रनिंग वाला ये कंप्लीट कर दूं फिर करा देंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।